ओके, तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि हमने एक फॉर्मूला देखा था nth शेल की रेडियस निकालने का। फॉर्मूला क्या आया था बोर मॉडल से? तो बताएगा मेरे को क्या फॉर्मूला निकाला था हमने? n स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन में 4 पाई इंटू m k z e स्क्वायर। क्या यही फॉर्मूला था किसी nth शेल की रेडियस का बोर मॉडल से? अगर हम निकालें, हमने इक्वेट किया था दो इक्वेशंस को, एम बी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई और एन बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू के इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया था वो आया था आर एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम के जेड ई स्क्वायर। मैं नहीं कहता आप ये फॉर्मूला याद रखो, रखना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्यों फालतू में याद रखें जब काम ही नहीं आएगा ज़्यादा तो। लेकिन आपको अगर यहाँ पर सारे कांस्टेंट की वैल्यू रखने के बाद एक फॉर्मूला मिलेगा, भाई यहाँ पर मैंने आपको बताया था h, पाई, 4, m, k, e, ये सब क्या है? कांस्टेंट। वेरिएबल कौन है? एक तो n स्क्वायर और एक z। तो हमने जब ये वैल्यूज रख दी थी तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एन। किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, हम डिराइव कर चुके हैं पहले। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। हाँ सॉरी, पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, ठीक है, हाँ 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। किसी को कोई और प्रॉब्लम? समझ में नहीं आया था ये डिराइव कैसे किया हम लोगों ने? चल सकते हैं हम आगे? चलो, क्या m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, ये n इज द नंबर ऑफ शेल, जिस शेल का रेडियस निकालना है। हेयर n इज द नंबर ऑफ शेल। आपसे कहा थर्ड शेल की रेडियस बताओ तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, फोर्थ शेल की रेडियस बताओ तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। z क्या है यहाँ पे? z इज एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, हीलियम के लिए 2 होता है, लिथियम के लिए 3 होता है, जानते हैं आप सब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, है ना। और सच बताऊं तो ये फॉर्मूला भी याद नहीं रखना हमें, तो मेनली ना ये जो प्रोपोर्शनलिटी वाला मामला है ना कि आर एन, यहाँ से तुम्हें एक चीज नजर आ रही है कि रेडियस ऑफ nth शेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय जेड। नजर आ रहा है तुम लोगों को? अगर इसको हमें कांस्टेंट मान लें, हाई कांस्टेंट, तो आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड के। इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, न्यूमेरिकल में तो ये काम आएगा, ठीक है। कभी आपसे nth शेल की रेडियस नहीं पूछता, बल्कि दो अलग अलग एटम्स की आयंस की रेडियस को कंपेयर करवाता है। तो ये फॉर्मूला ज्यादा काम का है, ये प्रोपोर्शनलिटी का जो अपन ने लिखा है, ठीक है। तो लिखा है यहाँ पे हमने आर एन इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एन। चलो सेकेंड फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, हेडिंग लगाइए सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth शेल। भाई किसी पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मत राउंड एंड डाउन, राउंड एंड डाउन, राउंड एंड डाउन। हम लोगों से पूछा है कि उस nth शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का, उस nth शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा। हम लोगों से ये पूछा है, तो हमने कहा चलो ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। वही दो इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी है। हमने पढ़ा है एम बी स्क्वायर अपॉन आर किसके इक्वल होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है किसके? के इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? डिराइव कर चुके हैं हम पहले इसको, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो एक आर से एक आर मर जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। किसी को कोई दिक्कत? भाई आर से एक आर कट जाएगा, क्या बचेगा? एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू जेड स्क्वायर अपॉन आर। इसको हमने कह दिया इक्वेशन। समझ जाओ, याद कुछ नहीं रखना, बस समझना है इसको, ठीक है। ठीक है सर, आ गया। एक फॉर्मूला ये पढ़ा था हमने क्या कि m इंटू वी इंटू आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, कि भैया किसी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल होता है। n क्या है यहाँ पे? शेल नंबर, जो कि एक इंटीजर होगा। अगर फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है तो mvr बराबर होगा h अपॉन 2 पाई के।
सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन है तो mvr बराबर होगा 2h/2 के, थर्ड शेल में है तो 3h/2 के। क्वांटाइज्ड कंडीशन कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? क्वांटाइज्ड कंडीशन। चलो तो हमने कहा mvr इज इक्वल्स टू nh/2 यहां से हमने कहा r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम लिखते हैं nh/2 इंटू mv। किसी को कोई प्रॉब्लम? दिस इज इक्वेशन 2। हमने कहा r की वैल्यू को इक्वेशन 2 से किस में रख दो? इक्वेशन 1 में। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से वैल्यू किस में रखना है? इक्वेशन 1 में। क्या लिखा जा सकता है बेटा? mv² इज इक्वल टू k इंटू ZE² अपॉन r की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग? r की जगह हम रख सकते हैं nh/2 m इंटू v। nh अपॉन ऊपर चला जाएगा 2 m इंटू v। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। यही फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ से m कैंसिल हो रहा है, एक v से v कैंसिल हो रहा है, और कुछ कट रहा है क्या? सर नहीं कट रहा, तो बस यही फॉर्मूला हो गया। यहाँ से एक v बच गया तो v इज इक्वल्स टू, इसको मैं vn लिख रहा हूँ, है ना, मतलब nth शेल में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। vn इज इक्वल्स टू k इंटू ZE² अपॉन nh, है ना, या ऐसे लिखते हैं इसको 2 k इंटू ZE² अपॉन nh। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है? vn इज इक्वल्स टू 2 k इंटू ZE² अपॉन nh। बोलो फटाफट बोलो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं किया, 2 इक्वेशंस बनाई, वैल्यू रख दी। क्या बेटा क्लियर है ना सबको? ओके चलो अब यहाँ देखो, सर ये याद रखना है? नहीं, इसको भी याद नहीं रखना। अब यहाँ पे हमको वेलोसिटी निकालनी है nth शेल में घूम रहे हुए इलेक्ट्रॉन की। कैसे निकालेंगे? कांस्टेंट वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 क्या है? कांस्टेंट, फाई कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, जेड वेरिएबल है, चेंज हो सकता है। हाइड्रोजन के लिए 1 है, हीलियम के लिए 2 है, तो इसको रहने दो। मास ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? Vn इज इक्वल्स टू इसकी और ये भी कांस्टेंट है। इन सबकी वैल्यू रखने के बाद हमारे पास क्या आता है? 2.188 इंटू 10⁶। बच क्या गया? Z इंटू n। और ये वैल्यूज जो हमने निकाली है ये किस में आई है? मीटर पर सेकंड में। ऐसा यूनिट में निकालते हैं। एक nth शेल में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी किससे दिया जा सकता है? इस nth शेल में घूम रहा है। मान लो हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, समझना ध्यान से। हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मस्त एकदम मस्त एकदम। क्या आप उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं? सर कर सकते हैं। v इज इक्वल्स टू Vn लिखते हैं इसको, इज इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10⁶। जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए? 1। n की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितनी हो जाएगी? 1। भाई फर्स्ट शेल पूछ रहे हैं ना कि फर्स्ट शेल में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की, मीटर पर सेकंड। देख रहे हैं आप इलेक्ट्रॉन कितनी तेज घूम रहा है। लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये कितनी है? 2.188 इंटू 10⁶। कितना तेज घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, देख लो कितना तेज घूम रहा है। कंपैरेटिवली लाइट की वेलोसिटी के आसपास है। एक रिलेशन लिखा होता है कुछ किताबों में, फिजिक्स की किताबों में। क्या लिखा होता है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन इन फर्स्ट शेल, है ना, बराबर होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय 137। समझ रहे हो? मतलब कि इसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से 137 गुना ही कम होती है। इट इज नॉट अ वेरी बिग नंबर, है ना। 137 गुना मतलब 10⁻, लगभग 2 टाइम, लगभग 2 टाइम। तो इतना जबरदस्त तेजी से घूमता है इलेक्ट्रॉन। चलो आगे देखना, क्या कहा मैंने? ऐसे ही बता दिया, ये तो ऐसे काम का नहीं था। Vn इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। सर ये मेरे पास nth शेल में वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला आ गया। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। कभी कभी सेंटीमीटर पर सेकेंड में खेल खेला जाता है, तो उसको तो तुम चेंज कर ही लोगे। क्या रख दोगे यहाँ पे? 10⁸ कर दोगे,
है ना। चलो ये तो लिख लेना, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन इन व्हेन n इज इक्वल्स टू 1, ऐसे लिखना है इस फॉर्मूले को। हाँ क्या कह रहा था मैं कह रहा था कि अगर सेंटीमीटर में लिखना हो तो Vn इज इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10 टू द पावर 6 है, 8 हो जाएगा, Z अपॉन n सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये सेंटीमीटर हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया। लिखो फटाफट, Vn इज इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10 टू द पावर 8 Z अपॉन n सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या आया, एक तो ये फॉर्मूला है ना, काम में लेंगे भाई, काम में लेंगे। एक तो फॉर्मूला आ गया ये कि वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन NH शेल इज इक्वल्स टू, ये लिखते हैं पहले 2 पाई k इंटू ZE² अपॉन NH। याद करना है सर? नहीं, याद केवल ये करना है और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये करना है, बाकी सब भूल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Vn इज इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10 टू द पावर 6 Z बाय n मीटर पर सेकेंड। बस ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो ये और एक ये। हाँ लेकिन पता होना चाहिए, अच्छे सवाल तभी कर पाओगे जब तुम्हें पता होगा कि ये फॉर्मूले तुमने डिराइव कैसे किए। तो डिराइव करना भी आना चाहिए तुम लोगों को, लेकिन हाँ याद रखने की जरूरत नहीं है। लिखा सबने? अलग से अपनी कॉपी में एक इस साइड थोड़ा सा स्पेस देके एक लाइन खींच के फॉर्मूला लिख लेने वाले। ये तो लिखना ही है, अलग से अपनी कॉपी में लाइन खींच के फॉर्मूला लिख देना। बेटा चलो अब एक बार छोटी छोटी बात करते हैं वेलोसिटी और रेडियस के लिए, फिर एनर्जी निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। हाँ एनर्जी निकालेंगे। चलो देखना जरा, फॉर्मूला आएगा रेडियस ऑफ NH शेल इज इक्वल टू 0.529 इंटू n² अपॉन z। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन देख लो, n² अपॉन z, ये लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला मेरे पास आया, Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n। ठीक है, लिख सकते हैं ना कि रेडियस ऑफ NH शेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² बाय z के, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन NH शेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z बाय n के। हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर मैं एक ही एटम की बात करूं या एक ही आयन की बात करूं, मतलब z कैसा हो, कांस्टेंट, तो Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n² के। कब? जब z क्या हो आपका, कांस्टेंट। मतलब मैं हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूं या मैं हीलियम के लिए बात कर रहा हूं, दोनों की, कि हीलियम की इस शेल की रेडियस ये है, उस शेल का रेडियस ये है ना। तो z कैसा ले लिया मैंने, कांस्टेंट। तो हमें दिख रहा है Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² के, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH शेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के। मीनिंग क्या है इसका, क्या सिग्निफिकेंस है समझना। ये हमारा न्यूक्लियस है, छोटा सा प्यारा सा, इसके ये वाला फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, इस फॉर्मूले से साफ साफ पता लग रहा है कि जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा, दिस इज n इज इक्वल्स टू 2, दिस इज n इज इक्वल्स टू 3, जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा रेडियस इंक्रीज होगा, और स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जस्ट इमेजिन कि किसी एटम के फर्स्ट शेल का रेडियस r है, तो सेकंड शेल का रेडियस कितना होगा, 4r, है ना, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थर्ड शेल का रेडियस कितना होगा, 16r। फोर्थ शेल का रेडियस कितना हो जाएगा, 16 का कर लेना, है ना, आई एम सॉरी 3 का स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, और 9r, ठीक है। क्या कर रहा हूँ सर, दिस इज 4r, दिस इज 9r। आर यू गेटिंग दिस ना भाई? n इज इक्वल्स टू 1, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n की वैल्यू 1 है, हमने कहा कि रेडियस कितनी है, r, तो 2 में कितनी हो जाएगी रेडियस, 2 का स्क्वायर 4r, 9r। आगे फर्दर चलोगे तो n इज इक्वल्स टू 4 हो जाए तो कितनी हो जाएगी, 16r। बढ़ती जाती है इस तरह से।
जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगी। पहला शेल सबसे छोटा, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा उससे बड़ा, चौथा उससे बड़ा, पांचवा उससे बड़ा। देखो ये सारी चीजें समझने की हैं। हो सकता है तुम्हें ऐसा लगता हो सर हमें पता है तो क्या ही बता रहे हो आप, जानते हैं कि दूसरा वाला आ रहा है तो ज्यादा जगह गिरेगा। हाँ ठीक है, बट यहां से एक कंसेप्ट और बनता है कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी क्या इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए ज्यादा जगह मिल पाएगी? तो घर बड़ा होता जा रहा है ना, तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे। आप बचपन में सीखते थे बोर-ब्यूरी स्कीम, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में 18, इस तरह से बढ़ते जाते थे। क्यों बढ़ते जाते थे? क्योंकि रेडियस बढ़ती जाती है, जगह ज्यादा बढ़ती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, तो हमने ये लिख दिया। हमने कहा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी डिक्रीज होगा कि इंक्रीज? डिक्रीज होगा। अगर इस शेल में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v है तो इस शेल में कितना हो जाएगा? v/2। इस शेल में कितना हो जाएगा? v/3। इस शेल में कितना हो जाएगा? v/4। घटता जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, अगर z को कांस्टेंट ले तो। क्लियर हो रही है मेरी बात? ये चीज उतारना इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो लिख लो इसको। r n = 1 में वेलोसिटी रेडियस r मानी है, सेकंड में 4r हो जाएगी, थर्ड में 9r, फोर्थ में 16r एंड सो ऑन, 25r, 36r, इस तरह लिखा। हाइड्रोजन के कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन सबसे तेजी से भागेगा, घूमेगा? कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन सबसे? फर्स्ट शेल। ठीक है, जितना छोटा शेल उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी। लिख दो। ग्राफ सीख लिए आप लोगों ने? ग्राफ अरे सीख लिए, हाँ बोलो, नहीं ना बोलो, मैं सिखाऊं फिर? क्या आप लोगों ने ग्राफ सीख लिए हैं? अलग से नहीं सीखे, मतलब आप लोगों को नहीं पता कि जैसे मैं आपसे कहूं x = ky² का ग्राफ कैसा होगा, आप बता सकते हैं? ऐसी इक्वेशन अगर आई तो ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला। सीख लिया आपने। ग्राफ करा लेंगे थोड़े से, नहीं आते होंगे तो बोल देना, मैं सारी इक्वेशंस के ग्राफ एक बार बता दूंगा कैसे कैसे बनाते हैं। देखा सबने? क्वेश्चन करें? एक दो क्वेश्चन करें, चलो। अब सब भूल जाना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ये प्रोपोर्शनलिटी का जो मामला है ना, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² z, Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n, ये ज्यादा याद रखना है। ठीक है, चलिए लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे आप। लिखें, कैलकुलेट रेडियस रेशियो, कैलकुलेट रेडियस रेशियो फॉर सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He plus ion and third orbit of Be3 plus ion. Third orbit of Be3 plus ion. अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ, क्या इस पे वो फॉर्मूले लगा सकते हो जो बोर मॉडल से निकाले?
मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी फॉर्मूले हम निकाल रहे हैं हमने डिराइव करने से पहले ही डिस्कस कर लिया था, ये सारे के सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो ये वर्क नहीं करेंगे। क्या ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है क्या? He+, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें? 1। Be3+ में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज लगा सकते हो आप। ट्राई करेंगे कि मैं करूं? कैलकुलेट रेडियस रेशियो, 2 आयन्स हैं He+, Be3+, इनके रेडियस का रेशियो आपको कंपेयर करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो देख लो जरा, कैलकुलेट रेडियस रेशियो फॉर सेकंड ऑर्बिट ऑफ He+ आयन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ Be3+ आयन। कैसे निकालेंगे हम लोग? हमने कहा इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं Rn इज इक्वल टू He+ के लिए लिख रहा हूं मैं, R1 लिख रहा हूं इसको, है ना। He+ के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है 0.529 इंटू, जरा बताओ n की वैल्यू कितनी है इसके? सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन z कितना होता है हीलियम का? 2, ठीक है। तुमसे कहा सेकंड बात किसकी कर रहे हो? Be3+ की, तो हमने इसकी रेडियस को क्या लिख दिया? R2। हमने कहा R2 विल बी इक्वल टू 0.529 इंटू, इसके कौन से ऑर्बिट की रेडियस की बात कर रहे हैं? थर्ड, तो 3 का स्क्वायर अपॉन में इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4, ठीक है। Z इसके लिए कितना होता है? 4। इसको कहा इक्वेशन 1, इसको कहा इक्वेशन 2। हमें रेशियो निकालना है दोनों का, तो हमने कहा R1/R2 इज इक्वल टू क्या? 0.529 से 0.529 कैंसिल, डिवाइड करोगे जब क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर अपॉन 4 विल बी इक्वल टू 2 2 4, 4 इंटू 4 अपॉन में 2 इंटू 9, तो 2 से 2 मर गया, ये 4 दूनी 8, कितना आ गया? 8/9। एंड दिस इज द रेशियो, है ना। रेडियस नहीं है कि R1 की वैल्यू 8 है, R2 की वैल्यू 9 है। दिस इज द रेशियो। रेशियो क्या है? 8/9। यहां से एक फॉर्मूला लिख दूं क्या? समझो, हमने कहा एक एटम है A, कल बताया नहीं था मैंने, कल बताया था मैंने, कुछ बच्चे आए नहीं थे तो वापस से सुन रहे हैं। हमने कहा एक एटम है A, दूसरा एटम है B। इसके लिए हमने रेडियस को लिखा है, इसकी NH शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, उस NH शेल की रेडियस को हम लिख रहे हैं 0.529 इंटू N1² अपॉन Z1, और इस B एटम की रेडियस को हम क्या लिख रहे हैं? R2 इज इक्वल टू 0.529 इंटू N2² अपॉन Z2। अब अगर मुझसे इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए कह दिया जाए तो R1 अपॉन R2 किसके इक्वल आएगा? ये दोनों कट जाएंगे, N1² अपॉन N2² इंटू Z2 अपॉन Z। बस, वेरी मच इंपॉर्टेंट। R1 अपॉन R2 करोगे मतलब किन्हीं 2 एटम, आयन या स्पीशीज के रेडियस के रेशियो को तुम इस फॉर्मूले से दे सकते हो। भाई तो कांस्टेंट है ना, कट जाएगा। इस फॉर्मूले से दे सकते हो N1² अपॉन N2² Z2 अपॉन Z। समझ में आ रहा है कैसे निकाला मैंने ये बायो वाले बच्चों? है ना। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N1² अपॉन N2² इंटू Z2 अपॉन Z। हाँ, इसका ये मतलब है बेटा कि आप इस पे बोर मॉडल के फॉर्मूले लगा सकते हो। वैसे यहाँ ये किसी काम नहीं आ रहा, लेकिन हमने एक चीज पढ़ी थी कि बोर मॉडल केवल कैसी स्पीशीज पे लगता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर। अगर मैं केवल Be लिखता है इसको तो ये फॉर्मूला ही वैलिड नहीं था जो हम कर रहे हैं। ये केवल किस पर लगेगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर। और Be3+ में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। B में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 निकल गए तो 1 बचा इसके पास, ठीक है। अच्छा, जो काम हमने रेडियस के लिए किया वही काम हम वेलोसिटी के लिए नहीं कर सकते। इसी तरह का प्रोपोर्शनलिटी क्या मैं लिख सकता हूं क्या? बताना। V1 अपॉन V2 विल बी इक्वल्स टू Z1 अपॉन Z2 इंटू N2 अपॉन N1। लिखा जा सकता है सर? सबको समझ में आया? अरे एक एटम का हमने कहा, एक एटम का देख लो अगर किसी को नहीं आया तो, एक एटम के अंदर, आयन के अंदर घूम रहे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी V1 है। दूसरे एटम के अंदर घूम रहे आयन का दूसरे एटम के
या आयन के किसी ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v2 है। हमने फॉर्मूला लिखा इसके लिए v1 इज इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10⁻6 z1 अपॉन n1, और इसके लिए लिखा 2.188 इंटू 10⁻6 z2 अपॉन n2, है ना। हमने दोनों को इक्वेट किया, रेशियो निकाला, इससे ये कट गया, तो v1 अपॉन v2 किसके बराबर आएगा, z1 अपॉन z2 इंटू n2 अपॉन n। अच्छा, अगर एक ही एटम की बात करें तो कराता है कई बार ऐसा भी, ऐसा बोल दे तुमसे, सुनना ध्यान से, हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका वेलोसिटी कुछ है। जब वो इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में चला जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। अगर इस तरह का सवाल है, डेट मीन्स जेड भी कांस्टेंट हो गया। एक ही एटम के अलग अलग शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पूछी है उसने, उसका रेशियो पूछा है, तो इस केस में केवल क्या बनेगा, फॉर एन एटम व्हेन जेड इज अ कांस्टेंट, तो क्या वैल्यू बन जाएगी, v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n। ठीक है, ये मैंने लिखा है व्हेन z इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अरे अगर एक ही एटम की वो बात करें कि मैं तो हाइड्रोजन के दो अलग अलग शेल्स में वेलोसिटी कंपेयर कर रहा हूँ, हाइड्रोजन के ही दो अलग अलग शेल में, हीलियम के ही दो अलग अलग शेल में मैं वेलोसिटीज को कंपेयर कर रहा हूँ, तो z1 और z2 भी कांस्टेंट हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो कट जाएंगे। तो केवल किस पर मामला डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ शेल। जितना ज्यादा शेल नंबर उतनी कम वेलोसिटी, जितना ज्यादा शेल नंबर उतनी कम वेलोसिटी। लिख दो फटाफट। ये प्रोपोर्शनलिटी का सारा मामला समझ में आना चाहिए तुम लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारा कुछ कर लोगे, केवल ये दो फॉर्मूले याद रखना है। मैं फिर बोल रहा हूं, केवल ये दो फॉर्मूले याद रखना है। 100% सवाल आएगा इन दोनों फॉर्मूलों में। बताइए, तो अगला सवाल लिखें। देखो क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, करना है इसको, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in first orbit of hydrogen atom, in first orbit of hydrogen atom is v. What will be the velocity of electron? What will be the velocity of electron in third orbit of Li2+, in third orbit of Li2+। तुम्हें ऑप्शन दिए हैं, A is V, B is 4V, C is 8V and D is 16V। ये V/3 है, V/3, V/3 श्योर। सबका ये निकला क्या? क्या यूज में ले, v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू व्हाट, z1 अपॉन z2 इंटू n2 अपॉन n1। तो v1 कितना मान रहे हैं, वो v मान रहे हैं, तो v अपॉन v2 इज इक्वल्स टू, z1 की वैल्यू क्या ले लें, फर्स्ट किसको माना है तुमने, लिथियम को, उसकी v मानिए ना, तो z की वैल्यू हो जाएगी लिथियम के लिए 3 अपॉन z2 कौन है, हाइड्रोजन, तो 1 n2
यानी कि बात करेंगे हाइड्रोजन की। भाई सेकंड एटम किसको माना है मैंने? हाइड्रोजन को, आयन एक्चुअली। तो सेकंड एटम हाइड्रोजन है, इसके फर्स्ट ऑर्बिट का पूछा है तो 1 में N1 की वैल्यू कितनी है? 3। थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू V2 आ रहा है। मेरा आंसर तो ये है। नहीं आया? यही आएगा? दोबारा देखो, पहले वैल्यूज लिख लिया करो, ऐसे करो, गलती नहीं करोगे। पहले वैल्यूज लिख लिया करो। कौन कौन से दो एटम्स की बात कर रहे हैं? एक तो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं और एक Li2+ की बात कर रहे हैं। 2+, 3+ बना दिया कि मैंने? 2+ कर लेना है। Li2+ की बात कर रहा है, इसको फर्स्ट मान लो, चलो ऐसे कर लो। तो V1 तो इसका कैलकुलेट करना है। इसके लिए N की वैल्यू कितनी है? हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट का बात कर रहा है ये, तो फर्स्ट 1 इफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। Z1 कितना हो जाएगा? 1। Li को सेकंड एटम मान लो, सेकंड स्पीसी मान लो। इसका V कितना गिवन है हमें? वेलोसिटी V2 मान लिया मैंने, V गिवन है। कह रहा है आपको कि व्हाट विल बी द, अच्छा उल्टा लिख रहा हूं मैं, इसकी तो दी हुई है और इसकी निकालनी है बेटा। व्हाट विल इफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज V, इसकी दी हुई है V, इसकी निकालनी है, V2 निकालना है। N2 कितना हो जाएगा? 3। और Z2 कितना हो जाएगा? ये भी 3। बस अब तो कर लोगे। V1/V2 इज इक्वल्स टू Z1/Z2 इंटू N2/N1। अच्छा Z1 कितना है बताओ? 1। Z2 कितना है? 3। N2 कितना है? 3। और N1 कितना है? 1। तो 3 से कर गया, मर गया 3। तो V1/V2 इज इक्वल्स टू कितना आया? 1। यानी कि V1 किसके बराबर है? V2 के। और V2 कितना दिया है आपको? V1 कितना दिया एक्चुअली? V दिया है। तो V इज इक्वल्स टू V2। आई बात समझ में कि नहीं देवांशी? कर लेंगे इस तरह के सवाल आए तो। चलो ओके। तो ये कहानी थी NH में रेडियस से रिलेटेड, NH में वेलोसिटी से रिलेटेड। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कैलकुलेट करनी है हमें, जो आज तो नहीं हो पाएगी। हेडिंग लगा के रखें आप अपनी कॉपीज में, कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, तो उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ऑब्वियसली होगी, उसको हमें कैलकुलेट करना है। उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का कुछ अट्रैक्शन लग रहा तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझते हैं ना? जब कोई अट्रैक्ट करता है किसी को तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वो कितनी होगी ये कैलकुलेट करेंगे। साथ में टोटल एनर्जी यानी कि सम ऑफ द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे कल की क्लास में। तो इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। साथ में एक लास्ट पोस्टुलेट बोर मॉडल का बच गया था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता, इमिट नहीं करता, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है करे। तो अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट कर रहा तो ये अपना शेल चेंज कर देगा। एनर्जी बढ़ रही है तो ऊपर वाले शेल में चला जाएगा, घट रही है तो नीचे वाले शेल में आ जाएगा। ठीक है। और साथ में एक डाउट था इसमें, शायद मेरे को ध्यान आ रहा है, जहाँ तक हर्षित ने पूछा था कि पता नहीं, ध्यान नहीं है, कि पूछा था कि सर अगर, हाँ, कि सर अगर वो फर्स्ट शेल में है तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट करके न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता। ठीक है। तो इसका भी जवाब हम कल की क्लास में देखेंगे। जब हम इन फॉर्मूलों को कैलकुलेट करेंगे तो आप फॉर्मूलों से मैथमेटिकली भी ये बात समझ जाएंगे कि ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है। ठीक है। तो तब तक आप इन नोट्स को रिवाइज करें एक बार। कुछ क्वेश्चंस मैं करने के लिए भेज रहा हूँ बोर मॉडल से रिलेटेड। ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को आप लोग करें और मुझे सॉल्यूशंस भेजें। ठीक है। आज आप मुझे इस चैप्टर के जितने भी मैंने करा दिया उसके नोट्स
बना के भेजेंगे।